सर, आपका खाता एनपीए होने वाला है, जल्दी से पेमेंट जमा करा दीजिए सर, वरना आपका खाता एनपीए हो जाएगा। सर, आपका खाता एनपीए हो चुका है। इंडिया में पोस्ट कोविड बैंकिंग सेक्टर का एनपीए बढ़ता ही जा रहा है। एनपीए बढ़ने से बैंकों का बुरा हाल है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, एनपीए एनपीए एनपीए। तो मैं आपको बता दूं, एग्री टॉक की इस सीरीज़ में इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, बैंक को इसका क्या लेना देना है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, सब कुछ एवरीथिंग विल बी नो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट है वो है बैंकिंग सेक्टर के ऑफिसर, जो हमारे पहले भी आप लोगों से मैंने रूबरू कराया है, और आज उनसे हम जानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए का क्या मतलब होता है और क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको अपने एक्सपर्ट से मिलाना चाहता हूँ। हमारे आज के एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रवीण कुमार सर। सर नमस्कार, इस शो में आपका स्वागत है। और सर के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया कि सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं विगत 8 वर्षों से भी अधिक समय से दे रहे हैं। और सर जो है वहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं। प्रेजेंट में वहाँ पे मैनेजर के तौर पे वो सर बैंक से जुड़े हुए हैं। और उससे पहले सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एफआरआई यूनिवर्सिटी देहरादून से अपना पीएचडी कंप्लीट किए हैं। सर बेसिकली एग्रीकल्चर के ही हैं और बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हम ये मौका लेके आए हैं, आपके लिए ये एपिसोड लेके आए हैं कि कैसे जो है हम आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं इस सीरीज़ के थ्रू। तो आप एग्री टॉक सीरीज़ के इस एपिसोड में सर से हम आज जानेंगे कि एनपीए क्या होता है। सर मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता देना चाहता हूँ कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है एग्री टॉक करके, और इस सीरीज़ में हमने स्टूडेंट्स के लिए या एग्रीकल्चर के जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है कि वो कम्पिटिटिव तैयारी कर सके, जीआरएफ की तैयारी कर सके, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो या लर्न कर सके, एग्रीकल्चर को जान सके। तो ये हमारा एक कोशिश है सर, और इसी कड़ी में आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं एनपीए क्या होता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। तो सर इसमें हम जो पहला सवाल हमारा आपसे है सर, वो ये है कि एनपीए क्या होता है। क्योंकि सर ये एक टर्म जो है हमारे बच्चों के समझ में ही नहीं आता है सर, क्योंकि बहुत वाइडली यूज होता है सर, लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स असेट विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो थोड़ा सा बच्चे कंफर्म हो जाते हैं जी। तो सर इसको समझाइए पहले, तो फिर हम आगे दूसरी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चर्चा होगी तो होती रहेगी जी जी। लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि एनपीए होता क्या है। एनपीए क्या होता है जी। तो एनपीए आप सुन ही रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग सेट्स जी। ये अब इसको बच्चे से बोलते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है यार। फिर तो नॉन परफॉर्मिंग सेट्स मतलब तो नॉन मतलब जो हमें किसी काम का नहीं, नॉन मतलब नॉट के इक्वल टू नॉन आता है। नॉन परफॉर्मिंग सेट हो जैसे कि कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूशंस किसी को लोन देती है तो बैंक उसको कई तरीके से देखती है। जैसे कि कोई बोलता है लोन है, कोई बोलता है एडवांस है, तो कोई बोलता है एसेट है। लेकिन बैंक के लिए ये एसेट है, लेकिन बैंक के लिए एसेट है। तो उसी टर्म में बताना चाहूँगा कि नॉन परफॉर्मिंग सेट वो क्या होता है। यानी नॉन परफॉर्मिंग सेट ये होता है कि बैंक किसी को लोन दिया जी और उसके द्वारा बैंक को इनकम अर्न हो रहा है जी। उस इनकम जब खाता एनपीए हो जाता है तो इनकम जो है कि आना बंद हो जाता है, या उसको बोलते हैं कि वो सीज हो जाता है इनकम। हाँ। तो उसी टर्म का नाम है एनपीए। तो हम ये बोल सकते हैं सर कि एनपीए एक ऐसा बेड लोन है जिससे बैंक को इनकम आना बंद हो गया है, वो बैंक के किसी काम का नहीं है वो जी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि एनपीए का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा बेड लोन जो बैंक को नहीं मिलने वाला है या नहीं मिल रहा है, जो आना था बैंक को एज ए रेवेन्यू, बट वो बैंक को आना बंद हो गया है, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं एनपीए। तो आपको जब एनपीए की बात आए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अभी हम सर से जानेंगे सर एनपीए भी तो सुना है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिटेल में एनपीए देखते हैं और आप एग्रीकल्चर में एनपीए होता है। बेसिकली अगर हमारे स्टूडेंट समझना चाहें
तो एनपीए कितने प्रकार के होते हैं? देखिए एनपीए इन द टर्म्स ऑफ आरबीआई एंड हाँ, बैंक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। जी जी। ये 3 प्रकार का इसलिए कहा गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के आधार पे। ड्यूरेशन के आधार पे या कितने मंथ का है, इसके अनुसार ये क्लासिफिकेशन को किया गया है जी। आरबीआई के अनुसार। और बैंक भी कह सकते हैं आप, जी। भाई आरबीआई को फॉलो करते हैं। बैंकिंग के सेक्टर में 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला आपका जो है सब स्टैंडर्ड हो गया। सब स्टैंडर्ड। जी सर, वो क्या जो होता सब स्टैंडर्ड जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया है? और वो तत्काल जैसे मान लीजिए 90 दिन में आपका पैसा नहीं आता है, हाँ। 90 दिनों में, मतलब अगर आपका या फिर इंस्टॉलमेंट आप कह और सकते ड्यू हैं हो कि गया। 3 मंथ में आपका इंटरेस्ट और जो आपका मूलधन है वो नहीं आ पाता, जो प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। तो मूलधन और प्लस आपका जो है कि ब्याज मिल के आपका ईएमआई का रूप लेता है। अगर ईएमआई आपका 90 दिन में ड्यू डेट से। हाँ ड्यू डेट से अगर नहीं आता है तो तो वो खाता आपका आपका एनपीए टर्म हो जाता है। तो उसी डेट के अनुसार, उसी मंथ और दिन के अनुसार ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें पहला है सब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड असेट। असेट्स हो गया। हाँ, ठीक है। दूसरा है आपका डाउटफुल असेट, डाउटफुल असेट्स, और तीसरा है आपका लॉस असेट। लॉस असेट्स। अब आपको मैं अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों को या फिर आपके स्टूडेंट को ये बताना चाहूँ कि ये कैसे मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जी, जी। जैसे सब स्टैंडर्ड असेट है जो आपके, जब आपका खाता एनपीए होता है उसके 12 महीने तक जो खाते होते हैं, जो एनपीए में होने के बाद 12 महीने होते हैं, वो सब स्टैंडर्ड असेट में आते हैं। और दूसरा आपका मैंने बताया डाउटफुल असेट। डाउटफुल असेट जब आपका 12 मंथ, जैसे 12 मंथ बोल सकते हैं, 12 मंथ में और 24 मंथ हाँ, का जो ड्यूरेशन होता है, उस पीरियड के जो भी आपके एनपीए अकाउंट्स होते हैं वो आपके डाउटफुल असेट्स में आ जाते हैं। जी। तीसरा है आपका लॉस असेट। जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं कि वो लॉस loss असेट असेट है। तो लॉस असेट में क्या होता है कि बैंक या फिर आरबीआई ये जान चुकी होती है कि इसमें जो है कि हमको कोई भी ऐसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिलने वाला है, या कह सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो खातों को हमने सेटलमेंट कर दिया ड्यू टू टेक्निकल रीजन, या फिर किसी रीजन से जो है कि उस खाते को हम बंद नहीं कर पाए, किसी केस में फंसा है, तो मालूम होता है कि भाई ये तो अब नहीं आएगा, नहीं आने के उम्मीद है जी। इसे, तो ऐसे को हम बोलते हैं लॉस असेट्स। लॉस। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि जो एनपीए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब स्टैंडर्ड असेट्स, मतलब ऐसे लोन जो ड्यू डेट से 12 महीने तक का पीरियड जो ले लेते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मिले, मतलब आपको देना था मतलब आज, और आज के 12 महीने या उससे कम समय में आपको वो नहीं मिला, तो ऐसे को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। उसके बाद में आपका सेकंड आता है डाउटफुल असेट्स, जो मोर देन 12 मंथ का टाइम पीरियड हो जाता है उनको। ऐसे अकाउंट्स को हम एनपीए, डाउटफुल एनपीए में कंसिडर करते हैं। लास्ट वन इज लॉस असेट्स, ऐसा असेट्स या ऐसा लोन जो आपको लॉस देना ही है, जो आपको नहीं मिलने वाला, जो कि बहुत बुरा लोन आप कह सकते हो उसको अदर वे में। तो सर ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ। अब सर रीज़न यहाँ पे हमको समझ में ये नहीं आता है कि एनपीए क्यों होता है सर, एनपीए के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है सर? जैसे मैं आपको बताऊं कि एनपीए के कारण क्या है, मतलब एनपीए क्यों हो जाते हैं खास। जी। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि आपने जैसे शुरू में बताया कि कोविड के बाद जो है बहुत सारे खाते जो है कि एनपीए हुए, और जिससे कि बैंकिंग सेक्टर को बहुत लॉस हुआ है। जी। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि खाता जैसे जब बैंक किसी को लोन देता है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। जी। तो उसमें कहीं ना कहीं बैंक द्वारा या फिर कस्टमर द्वारा जो है कि चूक हो जाती है। ये तो भाई सामाजिक जीवन है, जी। तो उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच होते रहते हैं। लेकिन अगर कस्टमर और बैंक दोनों मिल के अगर काम करें तो शायद इस एनपीए से हम लोग छुटकारा पा सकें। अब एनपीए के कारण क्या है, जैसे क्या होता है कि हमने किसी को लोन दे दिया जी। अब लोन तो दे दिया, अब हमने उसको कुछ बताया ही नहीं कि भाई आप लोन तो लेके जा रहे हैं, लेकिन कब जमा करना है, क्या करना है, कोई आपने कंडीशन ही नहीं बताया उनको, कोई जानकारी नहीं। आप ये बता सकते हैं कि जानकारी का अभाव। जी। अब देखिए तो सर, लेकिन सर एक मैं आपको टोकना चाहूँगा, आपके टर्म्स कंडीशन की आप बात करें तो बता नहीं सर, आज दिन तक हम भी कितने लोन लेते हैं सर,
आपको टर्म्स कंडीशन किसको समझ में आते ही नहीं बैंकिंग ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि समझ में नहीं आता। हम Actually साइन क्या- करते हैं सर, actually मतलब क्या होता है कि देखिए लोन बहुत ही मुश्किल घड़ियों में लोग लेते हैं। देते हैं। जैसे हम जैसे मान लीजिए बैंक है हमको दे रहे हैं लोन, तो सोचते हैं चलो हमारे लिए इस समय जो है कि फायदा बुरा देगा, समय है। अगली बार देख लेंगे देख क्या है लेंगे। जो टर्म्स कंडीशन है, हमें थोड़ा बहुत तो अब आइडिया बैंक है से ही। जो है जो बैंक का लोग, हाँ बैंक का है जो चीजें थोड़ा हैं बहुत उनको हम देख- जानते हैं, थोड़ा बाकी जो बहुत बैंक के जानते हैं, रूल्स रेगुलेशन rules फॉलो को करना पड़ेगा। फॉलो करना पड़ता है। जी, जी। अब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एनपीए क्यों करता है। जी। अब जैसे मैंने बात बात में बता दिया कि 90 दिनों के अंदर अगर आपका ईएमआई नहीं आता है तो खाता एनपीए। एनपीए हो गया, मतलब अब बैंक के लिए नुकसान हो गया। बैंक के लिए नुकसान और आपके लिए भी नुकसान है। जैसे कि आप लोन लेते हैं तो हमारे कस्टमर्स को भी नुकसान ही होता है। जी। उनको ये नहीं कि बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। जी। दूसरा कारण ये होता है कि जैसे हमने लोन दिया इस कार्य के लिए कि आप यह कार्य करिए, जैसे मैंने एजुकेशन के लिए मैंने लोन दे दिया है। अब एजुकेशन के लिए लोन तो दे दिया, अब मालूम चला कि नहीं भाई अभी तो हमारे यहाँ जो कि बड़ा बच्चा तैयार हो गया, उसकी शादी करनी है। जी। अब उस पैसे को एजुकेशन में लगा के आपने उसकी शादी में शादी लगा लगा दी। जी। तो इससे क्या हुआ कि आप जो प्रॉफिट अर्न होनी थी अगले समय में वो आपका वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। मतलब ये हुआ सर कि मिस प्रोडक्टिव पर्पज से जब वो अनप्रोडक्टिव पर्पज में कन्वर्ट हुआ, डाइवर्ट हुआ लोन, हाँ। तो ये भी एक रीजन बन एक reason बनता क्योंकि है। वो आप चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जिस काम के लिए लिए Misuse of the fund। मिस यूज ऑफ द फंड हो Fund, गया। आप बोल ये सकते हैं। दो रीजन हो गए या। सर। तीसरा कुछ और रीजन है तीसरा सर? जैसे आपको बताया कि लैक ऑफ नॉलेज, जी। आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उतना तो भाई नहीं है सर। ही, आपके स्टूडेंट भी जानते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनती हैं। तो मिस जो लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है और मिस जो उनको पता ही नहीं था कि भाई हमें कैसे फंड को यूज़ करना है। मान लीजिए उनको ज़रूरत है 1 लाख की किसी भी काम को करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास इतना चीज़ है तो हम चलो 3 लाख रुपये ले लेते हैं। अब 3 लाख रुपये में क्या करेंगे, वो उनको काम कितने का था 1 लाख का, लेकिन उन्होंने ये ले लिया कितना 3 लाख का। अब इसका मिस यूज होना ही होना है। अब भाई लोन तो अच्छी चीज़ है नहीं, जैसे मैं बैंक के रूप बता दूँ भाई लोन तो अच्छी चीज़ नहीं, बहुत भाई इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें प्रक्रियाएं अपनाते हैं आप, उसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा कहना ये है, कस्टमर से कह लें या फिर हम अपने छात्रों से कह लें या छात्राओं से कह लें, जितना चीज़ें मैं बताया कि भाई आप एक कारणों को ध्यान रखेंगे तो बैंकिंग और आपके लिए दोनों के लिए फायदा है। फायदेमंद है। और अगर आप कहेंगे कि भाई इसके क्या नुकसान है डॉक्टर जी, साहब, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी तक जाना कि उसके रीज़न क्या है। तो 2-3 रीज़न सर ने बताया कि आप एक तो आपको पता ही नहीं होता है कि टर्म्स कंडीशंस क्या होती है और आप उसमें चले जाते हैं लोन के कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद में होता है कि भाई आप जो है मतलब अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन को डाइवर्ट कर लेते हैं। तीसरा कि जो मतलब जो उसका लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ रीज़न सर ने बताए। सर अब यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि सर अगर एनपीए ऐसी चीज़ है कि इसमें बैंक के लिए रेवेन्यू बंद हो जाए तो हो जाए सर, एज ए बोरोवर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये जो बोरोवर है उसको तो फायदा किस होता है कि भाई मैं बैंक से लोन लिया और अब बैंक उसको एनपीए कर ले, मैं तो नहीं चुका। तो सर क्या ये अच्छी चीज़ है? इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे ये आप बताइए। लैक ऑफ नॉलेज का मैंने नाम लिया होगा अभी जी। तो लैक ऑफ नॉलेज में ये भी एक कंडीशन आता है जो आपने भी बात कही जी। कि बैंक को जाने दो, हम नहीं देंगे पैसा, मैं पैसा तो मेरे पास आ गया, जी। अब तो हम क्यों दें पैसा, जी। अब तो बैंक जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन जब आप किसी को पैसा देते हैं जिसको बैंक टर्म लेंडिंग बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जी। कस्टमर्स के लिए भी और बैंकिंग सेक्टर और बैंक के लिए भी। जी। उसमें जैसे आपने भी कहा कि भाई हम नहीं चुकता करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं या फिर हैं जो बैंक आसानी से उसको लेके रिकवर कर सकता है। कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो कुछ ऐसे होते हैं, हाँ कुछ ये है आप कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग स्कीम में या अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रक्रियाएं की जाती हैं। जी। जी। जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम अलग प्रक्रिया कराएंगे और एमएसएमई जो लोन होते हैं जो बिजनेस के लिए दिए जाते हैं उसको अलग हैं, जो पर्सनल लोन्स होते हैं उनके लिए अलग प्रक्रिया की जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। सर हाँ वही हम आ रहे थे कि इसके नुकसान क्या है नुकसान बैंकिंग तो पहले सेक्टर के लिए देखिए और बोरोवर दोनों के लिए। दोनों बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर के तो पहले आपको जैसे एनपीए ही सबसे बड़ा जो टर्म है यही नुकसान है। यही नुकसान है। अब एनपीए में ही आपके लिए नुकसान है और बैंक्स के लिए कह सकते हैं आरबीआई के लिए या किसी भी के लिए। अब लेकिन ये जीवन है, दुख सुख तो लगा रहता है, बट ये मेरा कहना है कि कस्टमर को बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कस्टमर को नहीं पता होता है। अच्छा, कस्टमर को नुकसान भी होता है बहुत इसमें? सारे नुकसान होते हैं। हमको तो लगता है सर उसको फायदा होता है क्योंकि उसको पैसा देना नहीं पड़ता। सर अगर ऐसा ही होता तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब कार्य में एकदम लीन भी हैं। जी। अब देखिए कितने नुकसान हैं इसके। देखिए सबसे पहली बात है कि
अभी मान लीजिए आपको जरूरत है कि हमें 1 लाख की जरूरत है, हमें इस खेती बाड़ी में लगाना है या फिर कुछ और कार्य करने, अच्छे कार्य करने हैं, तो आपने ले लिया भाई, चलो बैंक दे भी दिया, बट ये है कि आपने उसको सोचा कि चलो क्यों हम बैंक को लौटा, एनपीए करा दिया आपने। अब आपको फिर हो सकता है कि पुनः जरूरत पड़ सकती है जी, पड़ सकती है, तो आपके तो सारे ब्लॉक रास्ते बंद है बंद कर दिए, सारी चीजें बंद कर दी हैं। मतलब बैंक आपका सारे दरवाजे बंद करते हैं, एनपीए तो कर देता है वो, चलो भाई नुकसान तो भेज लिए, हाँ। लेकिन अब तुम दोबारा बैंक में नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, मतलब अब इस हम बैंक में नहीं आ आएंगे, सकते या किसी अब बैंक हम ही में? आएंगे आपके पास 10% आरसी काट के आपसे रिकवरी करने के लिए। अब दूसरी चीज ये है कि उनको शायद नहीं पता कि अब जो है कि डिजिटल का जमाना चला है, और सिविल स्कोर का नाम आपने सुना होगा शायद। जी, सिविल स्कोर आता है। सिविल स्कोर आजकल लोग सोचते हैं कि इस बैंक से लोन ले लो, उसको नहीं चुकता करेंगे, जाकर दूसरे बैंक से लोन ले लेंगे, बट सिविल जो है वो आपकी पुराने हिस्ट्री को दिखाता है कि आपने जो पहले लोन किसी और अदर से लिए थे वो कैसा आपने चुकाया है कि नहीं चुकाया, क्या उसका इफेक्ट हुआ बैंक पे और आप पे। बैंक जब लोन देता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के देता है, ये सबसे पहले नुकसान है। दूसरा चीज़ है कि आपके लोन एनपीए होने पे आपके लीगल एक्शन लिए जाते हैं। लीगल एक्शन बैंक ले सकता है। लीगल एक्शन में क्या क्या ले सकता है सर आपका? लीगल एक्शन में आपका जैसे कि नहीं, जमीन और सब तो कोलेटरल की एक पार्ट है, जमीन है कि नहीं है, किस पे आपने लोन लिया क्या नहीं लिया। लीगल एक्शन में जैसे कि आपको गिरफ्तारी भी की जा सकती है। अच्छा, बैंक गिरफ्तार करा सकती है? करा सकती है, बिल्कुल। आप जैसे आरसी है जो रिकवरी इशू होती है रिकवरी एजेंट्स द्वारा आपके, और जो हमारे बैंक में एक टर्म है जो अमीन होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा एसडीएम द्वारा एडीएम द्वारा जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, हर एक शाखाओं के लिए बैंक द्वारा रिकवरी किया जाता है। तो जो अमीन आता है उसका 10% आपके जो लोन आउटस्टैंडिंग होते हैं उसका 10% चार्ज आपको एडिशनल जमा करना पड़ता है। तो हमारे कस्टमर हैं उनके ऊपर ये एक अलग ही बर्डन आता है जी। तो इन सब चीज़ों को नुकसान है, मतलब समझ लीजिए कि कस्टमर को नुकसान ही नुकसान है जी। अगर आप समय से ईएमआई भरेंगे समय से फ्री हो जाएंगे, बैंक कोई एक्शन नहीं। आपके जो इंस्पेक्शन चार्जेज है, जो आपके पास आरसी चार्जेज हैं, सबसे बचा जा सकता है, लीगल एक्शन से बचा जा सकता है। और फ्यूचर में भी आप सारे दरवाजे खुले होते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभी हमारी किसी कस्टमर की उम्र है 40 और उसके बच्चे अभी भाई 15 साल के हैं, उनको अच्छी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए तो आपके सारे रास्ते खुले हैं। अगर आप वहीं पे एक छोटे से लोन लेने के बाद उसको एनपीए करा दिए तो आपके सारे दरवाजे बंद हैं जी। और तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है लोन को एनपीए ना कराएं, एनपीए के साथ क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको आपने अच्छे से समझा होगा। उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि किस सर यहाँ पे एक सवाल हमारा और बन रहा है आपसे कि एनपीए से बचने के लिए क्या करें, बोरोवर क्या करें, कोई ऐसे उपाय हैं? बहुत सारे उपाय हैं सर। एनपीए से बचने का सबसे पहला सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप इतना याद रखिए कि हमें हर मंथ बैंक द्वारा बताया गया या जो बैंक एम्प्लॉय द्वारा बताया गया अमाउंट है उसको हम हर मंथ जमा कराते रहे। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं उस मंथ में हमसे नहीं हो पा रहा तो नेक्स्ट मंथ में दोनों ईएमआई को आप जमा कर दें, जिससे आपको पैनल इंटरेस्ट से भी बचा जा सके, जिससे आपकी इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो ना बढ़े, वो भी कम होते चले जाए। और बैंक से जब लोन लेते समय अपने टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर सुन लें या उनसे पढ़ लें। अगर पढ़ना नहीं आ रहा तो उनसे पूछ लें कि सर ये बात है या कैसे बात है। इससे आपका जो है कि लोन जो है कि अच्छे से चलेगा। जिस पर्पज़ के लिए आप लोन लेते हैं उस पर्पज़ को फुलफिल करिए, अदर देन डाइवर्ट मत करिए कि हम लोन इस कार्य के लिए ले रहे हैं अलग कार्य कर लेते हैं। और जितना जरूरत है उतना ही लोन लीजिए। जी ये नहीं कि आपको अगर 15 लाख मिल रहा है तो आप 15 लाख ले लीजिए, जितनी जरूरत है आपको 5 लाख। जी जरूर। तो वो एक्स्ट्रा जो 10 लाख है वो आपका कहीं ना कहीं बर्डन है, वही आपको एनपीए करवाएगा क्योंकि आपकी जरूरत थी आप ले लिया, पैसा खर्च होगा लेकिन वापस भरना पड़ेगा। बिल्कुल। कहने का मतलब क्या है कि आपको एनपीए से बचना है। आपने इस वीडियो में जाना होगा कि एनपीए क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसके क्या कंसेक्वेंसेज हो सकते हैं, उससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उससे बचने के भी क्या तरीके हैं वो भी हमने इस वीडियो में जाना सर के माध्यम से। और हमने पूरा एनपीए के बारे में ये जो एक मतलब एक बना हुआ है कि एनपीए तो एनपीए यही होता है कि आप बैंक से लोन लो और समय पे लौटा दो, आपको दोबारा एनपीए सुनने को नहीं मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। मान लीजिए आप ही समझिए सारे लोग लोन ले लें और वापस न दें तो पैसा किसका है?
बैंक में पैसा किसका है? हमारा और आप ही का पैसा है। तो ये आपको जानना और जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा कि बैंक का पैसा अगर लेना है तो टाइम पे लौटाना है, जितना ज़रूरत उतना ही लेना है, टर्म्स कंडीशन को पढ़ लेना है और जिस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है उसमें उसको लगाना है, मीन्स प्रोडक्टिव पर्पज़ में ही उसको रखना है। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। सर आप हमारे साथ जुड़े, हमारे छात्रों को आपने बहुत अच्छा समझाया और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों पे आपने डिस्कस किया और पिछली वीडियोस में भी आप हमारे साथ रहे। उम्मीद करते हैं आगे भी रहेंगे। उन सब के लिए हम सर एक बार में आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद सर। और हमेशा आपके साथ बने रहने की शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे एग्री टॉक के और एपिसोड के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे को क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए साथ सो दैट कि आपसे कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। बने रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस के साथ। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और डॉक्टर एग्री बिजनेस को बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ बेनिफिट मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, थैंक यू।